हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सत्ता के नए केंद्र को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसमें आसियान, यूरोपीय संघ और चीन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो आपके बुक्स में टॉपिक्स हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स को भी ऐड किया गया है। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं वो मैं आपको बता चुकी थी, और इसका ब्रिक्स वाले टॉपिक को स्टार्ट भी कर चुकी थी। बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं लास्ट वीडियो में से कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो पहले इस वीडियो में मैं जो टॉपिक रह गया था ब्रिक्स का, उसको कंप्लीट करूंगी। देन हम लोग इस वीडियो में मेनली रशिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें और कौन कौन से आपके न्यू टॉपिक्स हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको कौन कौन से न्यू टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे आपको स्लाइड दिख रही होगी कि आपको पढ़ना क्या है नेक्स्ट में। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको मेनली संगठन, जिसमें आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा आपका देश में आपको भारत, इजराइल, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना था। तो जिसमें से मैं आपको ब्रिक्स वाला टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी थी, बट कुछ टॉपिक इसमें रह गया था। मतलब एक स्लाइड रह गई थी जिसको हम बता नहीं पाई थी, और वीडियो बंद हो गई थी, तो सडनली बंद हो गई थी। तो देखो आज की वीडियो में उसको कंप्लीट करूँगी। देन आज की वीडियो में हम लोग मेनली रूस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि रूस भी ऐसा टाइम आएगा कि अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है। मतलब इन पांचों देशों से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये लोग फ्यूचर में जाके अमेरिका से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, इनके पास ऐसा क्या है इन देशों के पास कि ये लोग अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स पढ़ा चुकी थी, कुछ टॉपिक रह गया तो उसे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे। तो देखो आप लोग, तो अब देखो हम ब्रिक्स में जो मैं आपको पढ़ा चुकी थी, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी कि ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रिक्स का इतिहास क्या था, ब्रिक्स के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, ब्रिक्स के अभी करंट में कौन कौन से लीडर्स हैं, उसके सम्मेलन कहाँ कहाँ पे और कब कब हुए थे। उसके अलावा ब्रिक्स के बीच किस किस क्षेत्र में सहयोग बने हुए हैं। उसके अलावा ब्रिक्स और भारत के बीच संबंध कैसे हैं, तो वो मैं आपको बता चुकी थी। और भारत के लिए इसका क्या था, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। अब इसके बाद इसकी चुनौतियाँ थी, वो मैं नहीं बता पाई थी। आज की वीडियो में बता देती हूँ कि ब्रिक्स के आगे कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो देखो गाइस, आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है 5 देशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बट इसमें जो रूस है, चीन है, भारत है, ये तीनों देश क्या है ना, अपने अपने हित के लिए भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत और चीन जैसे जो देश हैं उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग अपने देशों की जो मेन प्रॉब्लम है उस पर भी काम करते हैं। ठीक है, जबकि ब्रिक्स का मेन उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो सबसे बड़ी चुनौती मेन यही थी इसमें, कि जो इसमें देश थे उनमें ना अपने हितों के लिए भी वो लोग काम कर रहे थे और सहयोग नहीं था। यानी कि जैसे कि रूस और भारत हो गया, चीन और भारत हो गया, इन दोनों के बीच क्या नहीं है, सहयोग नहीं है। राजनीतिक इन दोनों के बीच में नहीं बनती है। आपको भी पता होगा चीन भारत के बीच में झगड़ा है, तो ब्रिक्स के 2 देशों के बीच में झगड़ा बना रहता है। उसके अलावा दुनिया भर में और भी बहुत सारे बाजार है जो उभर रहे हैं। जैसे हमने क्या बोला था, ब्रिक्स ने अपना एक बाजार बनाया था कि ये 5 देशों मिलकर अपने साथ क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। बट उसके अलावा भी और भी बहुत सारे देश हैं जिनका बाजार बहुत बड़ा है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, इटली हो गया, इनका ही बाजार बहुत बड़ा है। तो कहा जाता है कि ब्रिक्स को जो डेवलप देश है उनके साथ भी व्यापार करना चाहिए। उसके अलावा अन्य क्षेत्रों को भी उनको ब्रिक्स में ऐड करना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। उसके अलावा जो ब्रिक्स अभी 5 देशों से मिलकर बना है, तो कोई बोलता है कि अभी ये प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक मतलब वैलिड नहीं है। तो इसको वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें और देशों को जोड़ना पड़ेगा, इसमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि चुनौतियाँ तो है ही, क्योंकि इसमें दुनिया के जनसंख्या वाले 2 बड़े देश इसमें शामिल है। ठीक है, और दोनों देशों में बनती नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, पड़ोसी हैं। आपको पता ही है चीन और भारत में नहीं बनती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा अभी आपको पता है मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विश्व में क्या चल रही है, जलवायु परिवर्तन चल रही है ना। उसके अलावा सब देशों को अपना वित्त विकास करना है, आधारभूत संरचना को क्या करना है, मजबूत करना है। तो ये सब चीज़ों पे भी क्या करना चाहिए, काम करने के लिए बात चल रही है कि इन सब चुनौतियों पे भी काम करना चाहिए उनको। उसके अलावा ब्रिक्स जो है आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है। आधारभूत सिद्धांत क्या, आर्थिक विकास करना, सहयोग बना के रखना, शांति बनाए रखना, आतंकवाद को कम करना, ये सब क्या थे, इसके उद्देश्य थे। ठीक है, जबकि इसका मेन और क्या था, समानता बनाए रखना, बहुलवाद रखना। बहुलवाद का मतलब अकेले विकास ना करना, साथ में मिलकर विकास करना। उसके अलावा बोला जाता है इनकी अपनी 5 देशों की अलग अलग चुनौतियाँ हैं, मतलब इन 5 देशों में भी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनके देशों के अंदर भी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं रशिया की बात करूँ, तो रशिया के जो अपने खुद के पड़ोसी देश हैं उसमें थोड़ा सा उनकी बनती नहीं है।
और देखो जैसे जो डोकलाम का क्षेत्र है, डोकलाम के लिए यहाँ पे भारत और चीन के बीच में युद्ध होता रहता है इस जगह के लिए। चीन बोलता है कि हमारा है, भारत बोलता है, जबकि भारत में डोकलाम, पर चीन बोलता है कि हमारा है, तो इसके लिए भी झगड़ा हो जाता है। उसके अलावा जो ब्रिक्स देश हैं उन देशों के राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसको भी क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है इसके आगे। उसके अलावा इनके आगे चीन जो है एक ऐसा देश है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें बेल्ट और रोड के लिए, बेल्ट रोड है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके एक है, जिसमें क्या हो रहा है, चीन ना भारत के अंदर आता जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साइड से अंदर आ रहा है या लद्दाख के साइड से अंदर आ रहा है, तो ये भी भारत और चीन के बीच के संघर्ष को बढ़ा रही है। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो ब्रिक्स के आगे चुनौतियाँ भी है, व्यापार भी कर रहे हैं पर चुनौतियाँ भी है बहुत सारी। तो इन चुनौतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि जो ब्रिक्स है उसने अपना क्या बनाया था, एक बैंक भी बनाया था जिसको क्या बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये कब बनाया गया था, 2012 का जब सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तब इसके बारे में बात की गई थी। किसमें, कि ब्रिक्स के देशों को अपना एक बैंक भी होना चाहिए, जहाँ पे अगर इन लोग को लोन लेना पड़े तो इनको IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन ना लेना पड़े, इनके पास अपना एक बैंक होना चाहिए जहाँ से ये लोग क्या कर सके, लोन ले सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि अगर जो विकसित देश है वो हमें लोन देंगे तभी हम विकास कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए उन्होंने क्या करा, 2012 में नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें बात सामने आई कि इनको अपना क्या बनाना चाहिए, एक बैंक बनाना चाहिए अपने सतत विकास परियोजनाओं के लिए। सतत विकास मतलब अगर कोई देश अपना विकास करना चाहता है इन 5 देशों में से तो उनको पैसा मिल जाए। उसके अलावा जब इसकी 2014 में बैठक हुई थी, कहाँ पे, ब्राज़ील में, तब इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और इसमें क्या बोला गया था, ये क्यों बनाया गया है, ताकि जो 5 देश है उनका जो आर्थिक विकास है वो और मजबूत बनाया जा सके, ठीक है। उनको पैसे से रिलेटेड दिक्कत ना हो कि अगर उनको इन्वेस्ट करना है अपनी इकोनॉमी में तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनके पास अपना खुद का रिजर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खुद का रिजर्व होना चाहिए। अब उसके अलावा अगर NDB से किसी को लोन लेना है तो किस मामले में लोन ले सकते हैं, जैसे कोई स्वच्छ ऊर्जा के लिए उनको, या परिवहन बना रहे अपने देश में, अवसंरचना के लिए, सिंचाई के लिए, या शहरी विकास करने के लिए कोई लोन मांगता है तो उनको यहाँ से क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। और NDB जो एक परामर्श तंत्र है, परामर्श तंत्र मतलब वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब हर देश को कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उससे रिलेटेड, अब ब्रिक्स के तो वो तो मैंने ऊपर आपको सारे कंटेंट बता दिए। उसके अलावा ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देखना, नहीं समझ आएगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स कितने देशों से मिलकर बना है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, NDB का फाउंडर कौन है, ब्रिक्स जो बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है, इसके बाकी सारे सम्मेलन कब कहाँ पे हुए। तो देखो सारे मैंने सम्मेलन लिखे हैं क्योंकि ज़रूरी है, आता है पहला सम्मेलन और आखिरी सम्मेलन पूछता है। अब देखो, अब मेरा जो ब्रिक्स वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। तो सत्ता के नए केंद्र में से मैंने आपको क्या बता दिया है, अभी तक हम लोग ब्रिक्स को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग जो मेनली है टॉपिक वो क्या है, रूस। तो आज की वीडियो में हम रूस के बारे में जानेंगे कि रूस कैसे इतना शक्तिशाली बन गया है कि कहा जाता है कि रूस को, मतलब अमेरिका को आने वाले टाइम में टक्कर दे सकता है। तो कैसे दे सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं रूस कैसे शक्तिशाली है। तो आपको एक चीज़ तो पता होगी, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, ये बात तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, और पृथ्वी का 10% हिस्सा इसी के पास है। मतलब जो टोटल हमारे पास लैंड एरिया है, तो टोटल लैंड एरिया का 10% रूस के पास है, मतलब रूस का एरिया टोटल 10% है वर्ल्ड का। उसके अलावा यहाँ पे ये दो महाद्वीपों के बीच में आता है। कौन से 2 महाद्वीपों के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में आता है, ठीक है। और इसके आसपास बहुत ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल फैला हुआ है। देन इस 3 महासागरों के पास इसके अपने तट हैं, मतलब कि जहाँ से व्यापार करता है, जैसे कि अंटार्कटिक महासागर से, प्रशांत महासागर या आर्कटिक, यहाँ से भी इनका व्यापार होता है क्योंकि यहाँ पे इसके तट हैं। उसके अलावा जो रूस का अधिकांश भाग है वो रोलिंग बेसवाद मैदानों से बना हुआ है, जिन्हें स्टेपस कहते हैं। मतलब यहाँ के जो मैदान हैं वो किससे बने हुए हैं, रोलिंग से बने हुए हैं। देन यहाँ का जो 3/4 एशिया है, मतलब कि रूस का जो 3/4 एशिया है वो कौन सा है, साइबेरिया है, जिस पे किसने कब्जा कर रखा है, साइबेरिया ने कब्जा कर रखा है। उसके अलावा रूस में टोटल कितनी नदियाँ हैं, 1 लाख नदियाँ हैं,
ठीक है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी या सबसे छोटी नदी सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि 1 लाख नदियाँ हैं। रूस से ज़्यादा नदियाँ भी कहूँ करंट में तो कहीं पे भी नहीं है, सबसे ज़्यादा नदियाँ ही इसके पास है। और विश्व का सबसे बड़ा देश यही है। रूस क्या है? लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, जैसे कि सबसे फेमस झीलों में बताऊँ तो लाडोगा झील और वनगा झील, जो बहुत फेमस झील है। उसके अलावा साइबेरिया में एक झील है, बैकल झील, जिसकी झील में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी है सारी झीलों में से मिला के, ठीक है, तुलना करी जाए तो देखो ये तो था कुछ बेसिक रशिया के बारे में। अब इसका आर्थिक क्षेत्र देखते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे इसने विकास किया। तो देखो अब रूस की आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं कि आर्थिक क्षेत्र की इसकी विशेषता जानते हैं। तो देखो दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रूस के पास है। इसके अलावा इसके पास कच्चा माल बहुत ज़्यादा है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए, रूस के पास कच्चा माल बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है ना, मतलब जो सन पड़ता है उसकी सीधी रेस पड़ती है, और इसके पास लैंड तो बहुत ज़्यादा है, ये तो आपको पता ही है। देन खनिज के मामले में बहुत आगे है ये, और ये आपको पता होगा कि वेपन्स के मामले में, मतलब कि सबको ये क्या करता है, वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। तो देखो इसके पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, और ये निर्यात भी करता है सबको। क्या? ज़्यादातर तेल हो गया, जैसे इंडिया को करता है तेल एक्सपोर्ट करता है, तो सारे देशों को करता है, क्योंकि यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा लेकिन विश्व तेल की कीमत में भारी गिरावट के बाद रूस अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई थी। मतलब जब तेल का रेट गिर गया था, कभी कभी होता है ना कि तेल का रेट गिरता रहता है, बढ़ता रहता है इकोनॉमी में, तो जब तेल का रेट गिर जाता है तो इससे रूस को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि रूस का जो पूरा इकोनॉमी है ना, वो एक्सपोर्ट भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे हथियार बनाना, तेल, खनिज वगैरह, ठीक है, ये सब बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो इन लोग का मेन इकोनॉमी ही इस पे चलती है। तो अगर इसी में गिरावट आ जाती है तो रूस को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा अपने उत्पन्न संसाधनों के कारण ये विश्व में एक मजबूत देश के रूप में स्थापित है, मतलब कि जिसके पास उन्नत संसाधन है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के मामले में तो इतना आगे नहीं निकला ये, बट हाँ खनिज संसाधन के मामले में बहुत आगे है। इससे ज़रा खनिज संसाधन किसी के पास भी नहीं है अवेलेबल, ठीक है। और आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास भी इसका बहुत तेज़ है। अमेरिका से पीछे है ये, ठीक है, अभी भी काफ़ी पीछे है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अपना जो पैसा है किस में लगा देता है? हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में, या तो और भी बहुत सारी जगह, मतलब सुरक्षा में बहुत पैसा लगाता है ये। क्योंकि इस पे जो रूस है, रूस का कहते हैं ना कि इसका राजनीतिक क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो इसके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको अपने जो सैन्य है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये तो थी इसकी आर्थिक विशेषताएँ। तो आर्थिक विशेषता इसकी बहुत अच्छी है, अमेरिका से अच्छी नहीं है, बट हाँ आने वाले टाइम में अच्छी हो सकती है। उसके अलावा इसकी राजनीतिक विशेषता की बात करूँ तो 1993 में सोवियत संघ क्या हो गया था, आपको पता है कि 1992 में किसका विभाजन हो गया था? सोवियत संघ का 1991 में विभाजन हो गया था, और रूस को सोवियत संघ की सारी शक्तियाँ दे दी गई थी। तो सोवियत संघ क्या होता है, जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो लोग पहले चैप्टर नंबर 2 को देख कर आए, मैं इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आपको समझ ही नहीं आएगा सोवियत संघ क्या होता है, ठीक है। तो देखो सोवियत संघ क्या था, 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, जिसमें से रूस एक था, ठीक है। तो जब सोवियत संघ टूट गया 1991 में, तो रूस क्या हो गया, अलग हो गया। तो रूस ने फिर उसके बाद विकास करना शुरू करा। 1993 में संविधान इसको गणतांत्रिक सरकार मानता है, मतलब यहाँ पे क्या था, गणतंत्र था, और यहाँ पे लोकतंत्र भी है, मतलब कि गणतंत्र के साथ साथ यहाँ पे लोकतंत्र भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए यहाँ पे गणतंत्र भी माना जाता है, साथ साथ में लोकतंत्र भी है। देन यहाँ पे कानून है, मतलब कि यहाँ पे संविधान है, संविधान के आधार पर ये देश चलाया जाता है। उसके अलावा यूएनओ में रूस क्या है, स्थायी सदस्य है। आपको पता होगा यूएनओ एक संगठन है जो सबसे पावरफुल संगठन है, जिसमें 5 देश ही स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। तो रूस भी उन 5 में से एक है, और इसके पास क्या है, वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? जैसे कोई फैसला लिया गया यूएनओ में, अगर इन 5 देशों को पसंद नहीं आता है, तो ये लोग अपनी वीटो पावर को यूज़ करके उसका मतलब डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। और करंट में इसके जो राष्ट्रपति है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ पे सामान्य रूप से चुनाव भी होते हैं और नेताओं को चुना जाता है, मतलब क्योंकि लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक तो है ही पर लोकतांत्रिक भी है, तो यहाँ पे हर 5 साल के बाद क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो ये तो थी इसकी राजनीतिक विशेषताएँ। अब उसके बाद है इसकी सैन्य विशेषताएँ। तो सैन्य विशेषता क्या है इसकी, आपको पता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है। क्या? दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? रूस के पास है। इसके पास परमाणु हथियार भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा हथियार की तकनीक में बात करूँ तो हथियार बनाने में ना ये बहुत आगे है, ऐसे ऐसे हथियार बनाता है जो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक है। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हथियार है किसको एक्सपोर्ट करता है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियार रूस से कौन खरीदता है, इंडिया खरीदता है। इसलिए इंडिया और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आधुनिक हथियार बोलूँ मैं तो आधुनिक हथियार भी बोलूँ तो विकसित करने बहुत आगे है, तो हथियार के मामले में, हथियार को विकास करने में बहुत आगे है इसका भी। उसके अलावा ये हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, मतलब कि दुनिया में, ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट कौन करता है, तो रूस ही करता है। उसके अलावा रूस का हथियारों के निर्यात में भारत का 25% है, मतलब रूस जो अपना वेपन्स का एक्सपोर्ट करता है उसका 25% इंडिया ही लेता है उससे। कौन लेता है, इंडिया। उसके अलावा इसकी सेना भी बहुत मतलब पावरफुल है, ठीक है, आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत आगे प्रगति कर रही है। उसके अलावा इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है, ठीक है। तो ये सब तो थी इसकी राजनीतिक विशेषता। उसके अलावा देखो अब इसके बाद इसकी, अब ये जानते हैं कि भारत और रूस के बीच संबंध कैसे हैं। तो गाइस भारत और रूस के बीच संबंध अच्छे हैं, शुरू से ही अच्छे हैं। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि रूस की विशेषता क्या है, कि उसकी आर्थिक क्षेत्र में क्या विशेषता है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या विशेषता है, सैन्य क्षेत्र में क्या विशेषता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि भारत के साथ संबंध इसके कैसे हैं। तो देखो भारत के साथ इसके संबंध शुरू से ही अच्छे हैं गाइस, कभी भी खराब नहीं रहे हैं। मतलब जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं तब से हमारे रूस के साथ संबंध अच्छे ही हैं। तो देखो भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत और रूस के बीच संबंध क्या है, अच्छे हैं। शीत युद्ध का टाइम पीरियड में भी ये संबंध अच्छे थे। शीत युद्ध कब चल रहा था, 1945 से 1991 के बीच। तो जब सोवियत संघ था तब भी रूस के साथ इंडिया के संबंध अच्छे थे। और जब सोवियत संघ टूट गया, क्योंकि जब सोवियत संघ टूटा तो उसका उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था, रूस को बनाया गया था। उसके बाद भी इंडिया और रूस के संबंध के बीच में कोई भी चेंजेस नहीं आए, वैसे की वैसी रहे। तो देखो शीत युद्ध के वक्त भी भारत और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध क्या थे, बहुत अच्छे थे। पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद भी दोनों देशों के संबंध पहले जैसे ही रहे और दोनों देशों ने ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद भी करी। जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे रूस ने इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद करी थी। जब कारगिल वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे इसने हमें बहुत सारे हथियार दिए थे। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हमारी मदद करता है। उसके अलावा रूस शुरू से ही इंडिया का साथ देता है और हर मुद्दे पर ऐसा लगता है कि मतलब हर क्षेत्र में इंडिया और जो रूस के संबंध है अच्छे ही हैं, क्योंकि भरोसा है ना। और भरोसे पे दोनों देश एक दूसरे का कभी भरोसा नहीं टूटते हैं, काम कर रहे हैं साथ में। उसके अलावा देखो ये तो थे भारत और रूस के संबंध। अब मैं आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में बता देती हूँ कि इसके संबंध कैसे हैं। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में भारत रूस के संबंध कैसे हैं, आर्थिक क्षेत्र में कैसे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे हैं। तो देखो थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के मत आना। तो देखो अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं तो राजनीतिक क्षेत्र में हमारे संबंध इससे बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन भारत के प्रधानमंत्री हो गए या उनके राष्ट्रपति हो गए तो इंडिया के दौरे पे रहते हैं, या हमारे प्रधानमंत्री रूस के दौरे पे रहते हैं, या बहुत सारे स्कीम्स पे ये लोग काम कर रहे हैं साथ में। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री है और रूस संघ के जो राष्ट्रपति है उनके बीच हर साल क्या होती है, वार्षिक बैठक होती है, जहाँ पे ये लोग अपने रणनीतिक साझेदारी पे बात करते हैं, मतलब कि कैसे कैसे अपने देशों को विकास किया जाए। तो इसके अलावा 2018 में भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ने और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हर साल एक बैठक करने की योजना बनाई। तो 2018 में किया गया था कि हर साल रूस और भारत एक साथ क्या करेंगे, शिखर सम्मेलन करेंगे, जहाँ पे क्या होगी, बातचीत होगी। उसके अलावा वर्ष 2019 में पीएम मोदी जी को रूस में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल करके एक जो अवार्ड है, वहाँ का सबसे फेमस अवार्ड है, वो मोदी जी को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि मोदी जी ने रूस के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे रखे। तो इसकी वजह से रूस ने क्या करा था, मोदी जी को एक अवार्ड दिया था। कौन सा? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल करके एक अवार्ड है जो उनको दिया गया था। और क्यों दिया गया था? क्योंकि रूस और भारत के बीच एक विशेष अधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी के विकास के लिए और रूस और भारत के जो बीच संबंध बने हैं मैत्रीपूर्ण, उसके लिए उनको ये जो अवार्ड था दिया गया था। सबसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है जो किसको दिया गया था, मोदी जी को दिया गया था। उसके अलावा देखो ये तो थे राजनीतिक संबंध। तो राजनीतिक संबंध आपको पता ही अच्छे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर झगड़ा नहीं है। उसके अलावा हमारे सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे हैं, क्योंकि रूस में इंडिया की जो हिंदी भाषा है या मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली भाषा है, तो ये रूस के स्कूलों में या विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो
रूस के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं या स्कूल है, वहाँ पे नियमित रूप से 1500 रूसी छात्रों क्या पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदू कल्चर में बहुत वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। वहाँ के लोगों को हिंदू कल्चर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग वेडिंग में भी हिंदू कल्चर को फॉलो करना पसंद करते हैं। उसके अलावा हिंदी के अलावा वहाँ पे रूस के संस्थानों में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और पाली भाषा को भी पढ़ाया जाता है। उसके अलावा जो भारत के नृत्य हैं जैसे भरतनाट्यम, कथक या बहुत सारे स्टाइल्स है जो वहाँ पे सिखाया जाता है, या इंडिया का जो संगीत है, योग है। योग तो आपको पता है कि पूरे विश्व को योग देने वाला ही इंडिया है ना। तो योग के मामले में भी रूस बहुत आगे है। इसके अलावा हमारा जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद के मामले में भी कुछ अन्य, हाँ, तो इन सब चीज़ों में भी रूस का रखता है, रुचि रखता है इंडिया में। तो हमारे सांस्कृतिक संबंधी बहुत अच्छे हैं उनके साथ। उसके अलावा देखो परमाणु संबंध, आपको पता है कि जब हम लोग परमाणु हथियार बना रहे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसने करा, हमारा रूस ने ही करा था। इसरो के लिए, जैसे इसरो है तो इसरो में भी रूस ने अपना बहुत कंट्रीब्यूशन रखा था। देखो अब परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। यानी कि जब परमाणु क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग करना था तो इसमें रूस ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी थी, क्योंकि बोला जाता था कि हम लोग परमाणु हथियार नहीं बना सकते, क्योंकि एक संधि करी गई थी, आपको पता ही होगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 में है, काफ़ी सारी संधि हुई थी जिसके जैसे एनपीटी हुई थी, जिसके तहत जिन देशों ने 1975 से पहले परमाणु हथियार बना रखे थे सिर्फ वही बना सकते, बाकी कोई नहीं बना सकता। उसके अलावा ये भारत के एक मतभेद रहित मतलब अप्रसादी कोड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देश के रूप में मान्यता देता है। मतलब बोलता है कि हाँ, भारत भी परमाणु हथियार बना सकता है और इसको यूज़ भी कर सकता है। तो इसके लिए कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था, ठीक है, जिस पे काम कर रहे दोनों देश मिलके। उसके अलावा परमाणु ऊर्जा परियोजना में भी दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो ये तो थे इसके परमाणु संबंध। अब उसके अलावा व्यापारिक संबंध तो बहुत ही अच्छे। आपको पता है कि रूस का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन है, इंडिया। ये मतलब रूस सबसे ज़्यादा अगर जो हथियार के मामले में किसको करता है सेंड, हमें करता है, मतलब हमें एक्सपोर्ट करता है। तो एक तरीके से हमारे व्यापार के मामले में भी उससे संबंध बहुत अच्छे हैं। और कहा जाता है कि दोनों देशों में 2025 तक बोला जाता है कि $25 अरब तक का क्या होना चाहिए, द्विपक्षीय व्यापार करा जाएगा और निवेश करा जाएगा दूसरे के देशों में। उसके अलावा $30 अरब तक बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। उसके अलावा 2020 में हमारा और उसका कितना बिजनेस था, $8.1 बिलियन का बिजनेस था उसके साथ। उसके अलावा 2013 से 16 तक हम दोनों के बीच में मतलब जो व्यापार में प्रतिशत में काफ़ी गिरावट आ गई थी। क्यों आ गई थी, क्योंकि इतना हम लोगों ने उनके साथ व्यापार नहीं करा था। बट 2017 से ये बढ़ना शुरू हो गया और लगातार बढ़ ही रहा है बिजनेस। मतलब कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है भारत और रूस के बीच में 2017 के बाद से बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि संबंध बहुत अच्छे हो गए थे हमारे इनके साथ। उसके बाद देखो रक्षा के मामले में भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा के मामले में कैसे अच्छे हैं, क्योंकि हम दोनों क्या करते हैं, भारत और सैन्य तकनीकी सहयोग में एक दूसरे को क्रेता विक्रेता मतलब सेलर परचेसर एक दूसरे से खरीदते हैं। उसके अलावा उन्नत प्रौद्योगिकी के मामले में या रक्षा के मामले में या अनुसंधान के मामले में साथ में मिलकर विकास कर रहे हैं। दोनों देश त्रिसेवा अभ्यास जो है इंद्र पे साथ में काम करते हैं। उसके अलावा रूस अपने पनडुब्बी कार्यक्रम होते हैं उसमें भारत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मतलब कि जो आपकी नौसेना है ना, उसमें जितने भी आप लोग देखते हो शिप वगैरह, मैक्सिमम उसका जो हम लोग जो निर्भर है रूस पे ही निर्भर है, ठीक है। रूस की वजह से हम लोग के पास जो इतनी अच्छी पनडुब्बी है। तो जैसे आपका INS जो विक्रमादित्य है वो भी हमने किससे लिया था, रूस से ही लिया था। उसके अलावा देखो आगे देखते हैं। अब देखो अब भारत के लिए रूस का महत्व क्या है। मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे इतने संबंध अच्छे हैं, तो भारत रूस का संबंध बना के क्यों रखता है, उसके रीज़न क्या है बनाए रखने के। तो देखो रीज़न क्या है बनाए रखने के, क्योंकि जो चीन को संतुलित करने के लिए, मतलब जो आपको पता है चीन और भारत के बीच में काफ़ी चलता रहता है मतभेद, तो उसको संतुलित करने के लिए भी हमें रूस ने काफ़ी मदद करी है। क्योंकि इसके लिए त्रिपक्षीय बैठक कराई गई थी, जिसमें रूस ने क्या करा था कि भारत के जो अपने विदेश मंत्री हैं या चीन के जो विदेश मंत्री, सबको एक जगह बिठा के क्या की गई थी, बात की गई थी। क्योंकि पता था कि झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ के बात को सुलझाया जा सकता है। उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत रूस की बहुत मदद करता है। आतंकवाद के मामले में
भारत मतलब रूस भारत के साथ खड़ा रहता है। उसके अलावा बहुत सारे बहुपक्षीय मंच हैं जहाँ पे भारत हमारे साथ क्या करता है, समर्थन करता है। उसके अलावा रूस का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, हम ही लोग हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बिजनेस उसके साथ हम ही लोग करते हैं। तो ये तो थी रूस की कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो कहा जाता है कि रूस, देखो रूस डेवलप तो कर रहा है, बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, सिर्फ ना टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा अमेरिका से पीछे रह गया है। बाकी किसी मामले में रूस अमेरिका से पीछे नहीं है। अगर सिर्फ वो टेक्नोलॉजी के मामले में विकास कर जाता है ना 10-15 साल में, तो कहा जाता है कि ये भी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है जब शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तो बोला जाता है कि दोनों देश इतने पावरफुल थे कि अगर युद्ध हो जाता तो दोनों ही देशों को बहुत नुकसान होता, बट नहीं हुआ। शीत युद्ध खत्म हो गया क्योंकि सोवियत संघ टूट गया था। अगर सोवियत संघ नहीं टूटता तो दोनों के बीच में क्या हो रहा था, वॉर हो ही जाती, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाती, पर हुई नहीं, बच गया। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया, इसके बारे में हम लोग खत्म कर चुके हैं टॉपिक। ठीक है, और रूस का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग जापान के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि जापान कैसे इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आने वाले टाइम में अमेरिका से या रूस से बहुत आगे निकल सकता है। तो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 3-4 टॉपिक्स आपके इसमें अभी जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे आपका भारत हो गया, इजराइल हो गया, जापान हो गया और साउथ कोरिया हो गया। तो आपके जो और भी 4 टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको ही पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करूँगी अगर एक में बन जाएगा वीडियो तो एक में बना दूँगी, ना तो अलग अलग कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो 1 मिनट डालूंगी, क्योंकि बोरिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा वो। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि वो लोग भी देख सके। क्योंकि जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं वो आपको बुक्स में तो आपको पता है नहीं मिलेंगे, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट आपको जो न्यू टॉपिक्स है उसको पढ़ना कैसे है, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मान के चलो आपको रूस ही पढ़ना है, तो रूस में क्या पढ़ना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए तो चैनल पर जरूर बने रहिएगा। जो चैनल पे न्यू है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो लोग सत्ता के नए केंद्र के पहले पुराने वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, चीन हो गया, उसको पहले देखना जाके। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी और भी कंटेंट लेकर आ पाऊँ, ताकि आप लोग मिड टर्म के लिए प्रिपेयर हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।